इंडियन नेवी का एक ऑफिसर अपनी पत्नी के प्रेमी को गोली मारता है और पुलिस के सामने जाकर के वह सरेंडर करता है। उस पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर का चार्ज लगता है और उस पर मुकदमा चलता है। कोर्ट को पता है, वकील को पता है, जज को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि मर्डर किसने किया है। मर्डरर खुद कबूल कर रहा है कि मर्डर उसके हाथों हुआ है, लेकिन फिर भी ज्यूरी उसको बेकसूर करार देती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट राजू कुमार गौड़ और आज आपको हम बताने जा रहे हैं भारत के क्रिमिनल हिस्ट्री के सबसे चर्चित केसेस में से एक केस केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के बारे में, जो बहुत सारा मीडिया अटेंशन खींचा और आज तक उस पर बहुत सारी फिल्में बनी और मीडिया में बहुत सारे लेख लिखे गए। तो आइए अब शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है मार्च 1959 में, जब केएम नानावती अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ बॉम्बे शिफ्ट होते हैं और वहां वह अपने एक पुराने मित्र के जरिए वहां के एक बिजनेसमैन प्रेम आहूजा से मिलते हैं। केएम नानावती जब अपने ड्यूटी पर चले जाते हैं, उसके बाद भी उनकी पत्नी सुलिया उस प्रेम आहूजा से मिलना जारी रखती है और उसके प्यार में पड़ जाती है और उसके साथ अवैध संबंध बना लेती है। इसके बाद जब सिल्विया प्रेम आहूजा से शादी करने के लिए कहती है तो वह साफ साफ इनकार कर देता है। इसके बाद सिल्विया को पता चल जाता है कि प्रेम आहूजा केवल उससे के साथ हम बिस्तर होना चाहता था, उसके साथ उसको कोई प्रेम नहीं था। इसी बीच जब केएम नानावती अपना ड्यूटी पूरा करके अपने घर लौटते हैं तो वो सुलिया के व्यवहार में कुछ परिवर्तन देखते हैं। उनको लगता है कि सुलिया अब उनके साथ पहले की तरह पेश नहीं आ रही है, प्यार से बातें नहीं कर रही है। तो इसके बारे में एक दिन वो सुलिया से पूछ बैठते हैं कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। इसके बाद सुलिया उनके सामने अपने प्यार का कन्फेशन करती है कि उसको बिजनेसमैन प्रेम आहूजा के साथ प्यार हो गया था और उसके साथ वो हमबिस्तर भी हो चुकी है। इस बात पर केएम नानावती का उसके पत्नी सिल्विया के साथ एक जोरदार झगड़ा होता है और वह बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इस पर सिल्विया उनको रोक लेती है क्योंकि उसे डर था कि वो बाहर निकल कर जाएंगे तो खुद की जान ले लेंगे। उसी दिन दोपहर को केएम नानावती अपने पत्नी और बच्चों को सिनेमा दिखाने के लिए ले जाते हैं। सिनेमा में उनको छोड़ने के बाद वो नेवल हेडक्वार्टर पहुंचते हैं और वहां अपनी सर्विस रिवॉल्वर इशू कराते हैं और उसके बाद वह सीधे प्रेम आहूजा के ऑफिस पहुंचते हैं। जब प्रेम आहूजा अपने ऑफिस में नहीं मिलता है तो उसके बाद सीधे उसके घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद उसके घर के अंदर दाखिल होते हैं और घर के अंदर दाखिल होने के बाद प्रेम आहूजा से अपनी पत्नी से शादी करने के लिए पूछते हैं। इस बात पर जब प्रेम आहूजा इनकार करता है तो वह सीधे अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालते हैं और प्रेम आहूजा को शूट कर देते हैं। नौकर दौड़ा हुआ बाहर से आता है और देखता है कि नीचे खून से सनी हुई लाश लथपथ पड़ी है और रिवॉल्वर केएम नानावती के हाथों में है और वहीं पर प्रेम आहूजा की बहन मैवी भी खड़ी है। केएम नानावती प्रेम आहूजा को गोली मारने के बाद सीधे वहां से निकलते हैं और पुलिस के पास जाकर सरेंडर कर देते हैं। उन पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर का चार्ज लगता है। ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस था। केएम नानावती ने गोली चलाई थी और उस गोली से प्रेम आहूजा की जान गई थी। इसमें केएम नानावती को सजा मिलना तय था, लेकिन इस केस के ट्रायल के दौरान ऐसा हुआ जो सबको हैरान करके रख दिया। सितंबर 1959 में सेशन कोर्ट में इस केस का ट्रायल शुरू हुआ। सेशन जज थे आरबी मेहता। उनके अलावा वहां एक ज्यूरी कोर्ट भी मौजूद थी जिसमें 9 सदस्य थे। ज्यूरी कोर्ट में उस समय समाज के जाने माने लोगों को चुनकर बैठाया जाता था जो दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते थे। ज्यूरी कोर्ट के सामने केएम नानावती ने बताया कि वह प्रेम आहूजा के घर जाने के बाद प्रेम आहूजा को अपनी पत्नी सुलिया से शादी करने के लिए कहे थे। इस पर प्रेम आहूजा ने इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन दोनों में झड़प हो गई थी। इसी बीच केएम नानावती की रिवॉल्वर नीचे गिर गई थी, जिसको उठाने का दोनों लोगों ने प्रयास किया था, जिसके बाद अचानक से गोली चल गई और उसमें प्रेम आहूजा की जान चली गई। दोनों पक्षों के वकीलों के तमाम दलीलों को सुनने के बाद ज्यूरी ने फैसला सुनाया केएम नानावती नॉट गिल्टी, कि केएम नानावती मर्डर के दोषी नहीं है। लेकिन उस समय के सेशन जज आरबी मेहता ने इस केस को रीट्रायल के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में कमिट कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट में केएम नानावती की ओर से यह डिफेंस रखा गया कि केएम नानावती के द्वारा प्रेम आहूजा की हुई हत्या केवल एक भावुकता की परिणाम है जो सडन एंड ग्रीव प्रोवोकेशन की मनस्थिति के दौरान हुई है, जो आईपीसी की धारा 300 के एक्सेप्शन 1 में आता है। इस प्रकार प्रेम आहूजा की हत्या कोई मर्डर नहीं बल्कि कल्पेबल होमिसाइड नॉन अमाउंटिंग टू मर्डर है। लेकिन हाईकोर्ट ने इन सभी तर्कों को दरकिनार करते हुए केएम नानावती को दोषी माना और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
इसके बाद के एम नानावती ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि जिस प्रकार के एम नानावती ने पहले सिनेमा देखने का प्लान बनाया और वहां अपने बीवी और बच्चों को छोड़ा, उसके बाद नेवल हेडक्वार्टर गए, वहां सर्विस रिवॉल्वर इशू कराई और उसके बाद प्रेम आहूजा के ऑफिस गए। प्रेम आहूजा के वहां न मिलने के बाद उसके घर गए और उससे पूछताछ करने लगे और अपनी पत्नी से शादी करने के बारे में कहने लगे, लेकिन उनको जब फेवरेबल आंसर नहीं मिले उसके बाद गोली मारी। तो इतने समय के दौरान के एम नानावती के पास इतना पर्याप्त समय था कि उनकी मनस्थिति बदल सकती थी, उनको कूल डाउन होने के लिए पर्याप्त समय मिला, लेकिन इसके बाद भी के एम नानावती ने प्रेम आहूजा की हत्या की। इस प्रकार के एम नानावती कोई सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन के चलते मर्डर नहीं किया है, बल्कि यह पूरी तरह से कैलकुलेटेड और प्री प्लान्ड मर्डर था। इस प्रकार के एम नानावती पूरी तरह से मर्डर के दोषी हैं और उनको आजीवन कारावास की सजा जो सुनाई है हाई कोर्ट ने, वह बिल्कुल सही है। के एम नानावती को जब सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली तो उसके बाद वो बॉम्बे के तत्कालीन गवर्नर विजय लक्ष्मी पंडित को अपनी सजा माफ करने के लिए गुहार लगाई। इसके बाद बहुत सारे घटनाक्रम हुए, जिसके बाद के एम नानावती की सजा माफ कर दी गई। केवल वो 3 साल से भी कम जेल में रहने के बाद वह जेल से रिहा कर दिए गए और इसके बाद बॉम्बे में वो कुछ समय तक रहे। इसके बाद वो कनाडा शिफ्ट कर गए और उसके बाद भारत में कभी वापस नहीं आए। तो आपने इस केस के बारे में क्या जाना, आप क्या सोचते हैं इस केस के बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसके अलावा यदि वीडियो आपको ये पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।